नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा हुई, जो आज दिन भर चली। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अचानक बंद करके देश में आर्थिक अराजकता पैदा कर दी है। साथ ही अगर कोई इस बारे में सवाल भी पूछता है तो उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। हालांकि बीजेपी ने अपने कदम को सही बताते हुए कहा है कि ये कदम देश हित में है और इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने अपने पास काला धन जमा कर रखा है। नोटबंदी के एक हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद क्या कह रहा है आम आदमी, क्या है इसकी राजनीति इस पूरे मुद्दे की और कैसे निकलेगी आगे की राह, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जयवीर शेरगिल मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के लोकसभा से सतीश चंद्र दुबे हैं। कौशलेंद्र कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के सांसद हैं। और साथ ही मेरे साथ हरवीर सिंह मौजूद हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। माफ़ कीजिएगा, हरवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मनीभास्कर.com के एडिटर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। दुबे जी, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से आम आदमी को इतनी परेशानी हो रही है, वो लोग जो कि नीति के स्तर पर भी इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए था या जिसको नोटबंदी कहा जाता है वो होना चाहिए था, वो भी जिस तरह से इसको लागू किया गया इस पूरी प्रक्रिया को, आम आदमी को इतनी परेशानी हो रही है। 33 लोग अब तक शिकार हो चुके हैं, अब तक मारे जा चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को ये सोचना चाहिए वाकई कि इस कदम को उठाने के साथ साथ इसको लागू करने की प्रक्रिया पे पूरा ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री का ये सोचा समझा कदम है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। मैं जानता हूँ व्यवहारिक रूप से कि एक आदमी अगर अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट करता है तो परेशानियाँ तादाद बन के खड़ी रहती है। तो देश के सामने तो बड़ी समस्या थी और ये नोट की बंदी करना एकदम इम्पोर्टेंट था, देश हित में था और इस सोच समझ के किया गया है। इसमें कहीं परेशानी नहीं है। परेशानी थोड़ा बहुत है। हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत बड़ी लंबी लंबी कतार लगी थी, लेकिन हम लोग जाके जब पूछते थे तो एक ही बात आती थी कि देर से बेर ठीक हो जाएगा, हम लोग संतुष्ट हैं, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। सतीश चंद्र दुबे जी, आप बिहार से आते हैं। बिहार में ग्रामीण इलाके भी हैं बहुत बड़ी तादाद में और कई इलाके इतने पिछड़े भी हैं जहां बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां एटीएम मशीनें भी नहीं होंगी। क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा? क्या आप उनको ध्यान में रखकर जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है मेरे कंस्टिट्यूएंसी में, और चंपारण गांधी जी का चंपारण रहा है, सत्याग्रह का धरती रहा है और हमेशा जब भी इतिहास रचने का काम होता है तो चंपारण अव्वल दर्जा में रहता है। और ये भी एक इतिहास रचने में चंपारण कहीं से पीछे नहीं है और चंपारण हर कदम में कदम मिला के सरकार की सोची समझी कामों पे साथ में है, कहीं दिक्कत नहीं है। चंपारण की बात तो अलग रही। मैं अभी फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पॉलिसी, ये नीति अपनाई गई है, क्या आपको लगता है कि इस बारे में ठीक तरीके से सोचा जाना चाहिए था? जो तकनीकी स्तर पर है, जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी है कि कम से कम 2 लाख मशीनें ऐसी हैं जो 2000 के नोट जो है वो नहीं निकाल पा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस स्तर पर नहीं सोचा गया? देखिए, अगर पहले सोच की व्यवस्था अगर बनाया जाता तो जो काले धन की चर्चाएं हो रही है, जो आज टैक्स लोग दे के अपना व्हाइट कर रहे हैं, वो उसका रास्ता कहीं ना कहीं निकाल लिए होते। इसलिए अचानक लागू ही करना चाहिए जो लागू हुआ है। लेकिन सरकार को अपनी तैयारी तो करनी चाहिए थी। लोग अपनी तैयारी करते या नहीं, लेकिन सरकार को तो अपनी तैयारी कहीं ना कहीं से मामला तो लीक हो ही जाता। और जब लीक हो जाता तो फिर काला धन की बात ही नहीं हो पाती। हरवीर जी, क्या वाकई इसको इतना ज़्यादा पोशीदा रखना था, इतनी सीक्रेसी मेंटेन करनी थी कि सरकार के अपने ही जो है वो उनके अमले को ही पता ना लगे? एक्चुअली ये पॉलिटिकल डिसीजन है या इकोनॉमिक डिसीजन है? आप 1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। आप नियंत्रित इकोनॉमी चला रहे हैं या फिर आप लिबरल इकोनॉमी चला रहे हैं? दो पहलू हैं। दूसरे ये है कि इतना बड़ा फैसला है, फैसले के आप मेरिट डिमेरिट में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। फैसला हो गया है देश में, उसको लेकर के जो भी परिस्थितियां हैं वो बन रही हैं। सवाल इस बात का है कि देश सरकार चलाती है, क्या सरकार के जो सिस्टम है उसमें इतना सीक्रेसी का भरोसा नहीं है कि आप कोई इतनी बड़ी मैसिव स्कीम लेकर के आएँ, उसकी तैयारी कर सकें? कहीं ये इसका मतलब आपस में वो डर है क्या कि हर चीज़ लीक हो जाएगी? तो सवाल इस बात का है कि ये बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन होना था। आपको पता था कि 130 करोड़ की आबादी है जिसके ऊपर आपको ये ऑपरेशन लागू करना है।
दूसरे आपको 80% इकोनॉमी जो करेंसी है उसको सक करना है, यानी 500 और 1000 के नोट जो है वो 80-85% जो है करेंसी नहीं, चलती है 86% से ज़्यादा 86% स्टैब्लिश्ड है। उसको आपको सिस्टम से एकदम आपने निकाल दिया, पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटीज से निकाल दिया है। तो इतना बड़ा कदम उठाने के पहले जितना मैसिव तैयारी होनी चाहिए थी, वो तैयारी के मामले में लचर रवैया अभी तक दिख रहा है। क्योंकि अभी भी आप लोग एक सप्ताह के बाद भी फैसले पर फैसले बदलते जा रहे हैं। 2 दिन के बाद चीज़ें हुई कि 2 दिन बैंक और एटीएम बंद रहेंगे। उसके बाद नागरिक को उम्मीद थी कि जिस दिन एटीएम खुलेगा वो सुचारू रूप से काम करेगा। 2 लाख से ज़्यादा पॉइंट थे, बाकी बैंकिंग की जो ब्रांचेज थी, देश में 1.25 लाख पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है, ये सब है। लेकिन तीसरे दिन आपको लगा कि आपका एटीएम सिस्टम कोलैप्स कर गया है, क्योंकि 45% से ज़्यादा एटीएम चल ही नहीं रहे थे, अभी भी नहीं चल रहे हैं उसमें, जो आउटसोर्स एटीएम थे। 40% ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। 3 दिन में पता लगता है आके कि नहीं, 40% ज़्यादा एटीएम नहीं चल रहे हैं। उसमें बाद में आकर के पता लगता है कि जो एटीएम है वो तो जो नई करेंसी आई है उसको डिस्पेंस ही नहीं कर सकता। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर तीसरे दिन आकर के देश को बताते हैं कि ये टेक्निकली फिजिबल नहीं है। तो ये कौन सी सीक्रेसी है इसमें? बिल्कुल। जयवीर शेरगिल की तरफ मैं जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ हरवीर जी, और मैं फिलहाल कौशलेंद्र कुमार जी की तरफ भी जाऊंगी। लेकिन जयवीर शेरगिल ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से कई लोग जो हैं अब नेता मजाक तक पे उतार आ गए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मजाक का विषय ये है नहीं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि एटीएम के मायने ही बदल गए हैं, एनी टाइम मनी से लेकर अब पहुँच गया है, आएगा तो मिलेगा, यानी कि इस हद तक जो है वो रिडिक्यूल तक जो है कहीं ना कहीं नेता कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जबकि राष्ट्रीय हित की बात हो जिसे बीजेपी कह रही है, क्या विपक्ष को साथ आके कदम नहीं उठाना चाहिए? अरफा जी, किसी ने बहुत खूब लिखा है इस पूरी स्थिति को बयान करने के लिए, और जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लिखते हैं कि देश ने मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, देश ने मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, निजाम ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। तो ये एक बिना सोचा समझा निर्णय है। सीक्रेसी और उसकी तैयारी करना 2 बहुत अलग तरीके हैं। और जहां तक सीक्रेसी की बात कहूंगा, हमने जांच मांगी है, कोई सीक्रेसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के यूनिट को पता था ये होने वाला है। बंगाल में 3 करोड़ रुपया जमा हुआ है। लीगल सेल इनके पंजाब के मेंबर हैं, 6 नवंबर को 2000 रुपए के नोट की फोटोज ट्वीट कर दी थी। तो जो सीक्रेसी वाली बात है वो सिर्फ आम जनता के लिए, जिसको कतार में लगाया गया है। अब तैयारी की बात करता हूं, ये देश हित में नहीं, जनहित में नहीं, बल्कि जन पीड़ित अभियान बनता जा रहा है, जिसे हम पैनिक कर रहे हैं। और जो 33 मौत हुई हैं उसमें एक मां भी है जिसने अपना प्री मैच्योर बेबी बच्चा गवा दिया क्योंकि अस्पताल ने उसके नोट लेने से मना कर दिया। उसमें वो औरत भी है जो खरीफ की बेच चुकी है, राबी के बीज खरीदने के पैसे नहीं है, और मंडी में आज कह रही है मैं 50 दिन तक जो मेरी फसल नहीं बिकेगी, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी? अब तैयारी की बात कर देता हूं। 2 लाख एटीएम है जिसमें से केवल 1,25,000 चल रहे हैं। 1,38,000 बैंक की ब्रांचेस हैं जिसमें से 33% टियर 1 टियर 2 सिटीज में है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जो हमारे गांव हैं उनमें कोई तैयारी नहीं। कुछ नक्सल एरिया में 20-20 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है और बैंकों में पैसे नहीं। तो तैयारी और सीक्रेसी बहुत 2 अलग चीजें हैं। तीसरा, अब निर्णय की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हृदय परिवर्तन हुआ है कि आर्थिक सूझबूझ बदली है। 2014 में ऐसे ही निर्णय को कहा गया था, करेंसी बदलने का फैसला इस देश में तबाही ला देगा एक गरीब और किसान के लिए। अब वो ही तबाही इनको आबादी दिख रही है। क्या वो तब लोगों को गुमराह कर रहे थे या आज लोगों को शेरगिल जी, वो बयान हमने देखे हैं नेताओं के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। शेरगिल जी, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि फिलहाल बीजेपी का ये मानना है, ये उनका क्लेम है कि इससे महंगाई कम होगी और इससे टैक्स रेट, जिससे कि आम आदमी जो है, मिडिल क्लास आदमी जो है कहीं ना कहीं दबा जा रहा था, उसमें भी बेहतरी होगी, टैक्स रेट जो है वो भी कम होगा। तो फिलहाल एक दवाई की तरह, दवाई कड़वी होती है लेकिन खा ली जाए उससे मर्ज ठीक हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि निज़ाम ने ये कहा कि हमने रोशनी मांगी थी, उन्होंने आग लगाने की बात कर दी, लेकिन यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर एक कड़वी गोली आप खा लें तो शायद आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर महंगाई कम होगी, टैक्स रेट डाउन होंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा आम जनता को? अरफा जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने दवाई का, कड़वी दवाई। बीमारी गलत पता है इनको तो दवाई क्या असर करेगी। और 2 सिर्फ तर्क दूंगा, आंकड़े। आयकर भवन ने
एक आंकड़ा निकाला है कि काला धन 7,700 करोड़ की घोषणा हुई है, जिसमें से केवल 5% कैश कंपोनेंट है, जो आंकड़ा आता है 408 करोड़। अरुण जेटली जी ने संसद में कहा 0.02% केवल काउंटरफीट करेंसी है, जो आती है 409 करोड़। तो 800 कुछ करोड़ के लिए आपने 16 लाख करोड़ आपने करेंसी मार्केट से खींच ली। पहला तो उत्तर देना पड़ेगा, इससे काला धन जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, पहला। दूसरा, आज आम आदमी के साथ हो क्या रहा है, जो कड़वी गोली की बात हो रही है। एनपीए माफ हो गए, लोन राइट ऑफ हो गए। अब अरुण जेटली जी अपने शब्दावली में उसको घुमा रहे हैं, राइट ऑफ नहीं वेव ऑफ, वेव ऑफ नहीं राइट ऑफ। आम आदमी कह रहे हैं हमें 4,000 के लिए मोहताज कर दिया, पर विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी एनपीए की रेशियो बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, जनता का पैसा वापस अकाउंटों में लो, उसी पैसे से उद्योगपतियों के लोन माफ कर दो। वही हो रहा है। आज एसबीआई की लिस्ट आई है, 7,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ हो गए हैं हमारे पैसे से। ठीक है। तो जनता पूछ रही है, मेरे 15 लाख तो क्या आने थे, मेरी जेब से लेके आपने उद्योगपतियों के लोन माफ कर दिए। तो कौन सी महंगाई? रियल एस्टेट की बात करता हूं। ठीक है, मैं आती हूं वापस आपकी तरफ और मेहमानों को शामिल करना चाहती हूं। कल को रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करती है, 8 लाख करोड़ की रिकवरी सरकार कैसे करेगी? शेरगिल जी यहाँ पर जेडीयू के सांसद बैठे हैं, मैं उनकी तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करूंगी। कौशलेंद्र जी, ये बताइए फिलहाल कि जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने तो थोड़ी सी रोशनी मांगी थी और निज़ाम ने, सरकार ने जो है पूरा आग ही लगा दी। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो पूरी अर्थव्यवस्था है भारत की, जो कि कैश बेस्ड इकोनॉमी है, सरकार के इस कदम से हो सकता है कुछ काला धन वापस हो सकता है कुछ राहत हो, लेकिन पूरी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक धीमी हो जाएगी। क्या जेडीयू का यही मानना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,000 और 500 का नोट पर जो पाबंदी लगाया, पाबंदी लगाने से काला धन समाप्त होगा, कई तरह के लगाम लगेंगे, ये स्वागत योग्य है। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो तैयारी है, जो उनको काम करने का तरीका था, वो गलत हो गया है। कुशासन उसी को कहते हैं। यानी नीति से आपका विरोध नहीं है? नीतीश कुमार जी ने भी, नीति से आपका विरोध नहीं, जो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही बात आप दोहरा रहे हैं। जो इसलिए कि स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो तरीका है जो काम करने का, वो गलत हो गया है। जैसे आम लोगों के लिए आपने कुछ सोचा नहीं। अभी हर लोग यही बात बोल रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनको तो इतना दिक्कत है कि हम अभी गांव इलाके से आए हैं, हमारे गांव के बगल में एक आदमी डेथ कर गए, वो लाश लेकर फतुहा गंगा नदी के किनारे चले जाते हैं, वहाँ 500 और 1,000 के नोट लेके चले जाते हैं, और लकड़ी जब लेना होता है तो उनको लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं भेजेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे होगा, वो मैंने बहुत कहने पर उधार दिया गया। इस तरीके की परेशानी को, आम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी को इसकी तैयारी पहले भी करनी चाहिए थी। जिस तरीके से अभी हमारे बता रहे थे, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि भाई अगर बता देते तो सब पता ही लग जाता लोगों को, और फिर कैसे होता। वो कह रहे हैं कि इसमें पोशीदा रखना सबसे बड़ी बात है। या कोई हो, ये प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो बात कह रहे हैं, लेकिन आम जनों का जो दिक्कत है, सुबह आज मैं ट्रेन से उतरा हूँ पटना राजधानी से, 8 बजे मैं जिस रास्ते से आ रहा था, हर जगह 500-600 आदमी का नंबर लगा हुआ था। मैंने पूछा उतर कर, लोगों ने यही बताया कि हम लोग भोर से ही नंबर लग जाते हैं सर, अगर लेट होता है तो हम लोग एक दिन में पैसा नहीं ले पाते हैं, बैंक तक पहुंच नहीं पाते। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। बैंक तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने ये समझा ही नहीं कि कितना हमारे पास बैंक है, कितना एटीएम है और कितना लोगों को पैसा लेना पड़ेगा, ये नहीं समझ पाए, और जल्दीबाजी में उन्होंने यह फैसला लिया है, और जनहित में काफ़ी ये परेशानी हो रही है, खास करके गांव इलाका में। एक मिनट और मैं समझूंगा। अभी धान का, हम लोग यहाँ बिहार में धान की खेती होती है, अभी धान पैक्स ले रहा है, अब वहाँ पर किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, कहा जा रहा है कि अब तुमको चेक से देंगे पैसा। मैंने इस तरीके की परेशानियाँ, जिसके घर में शादी विवाह है वो अलग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा है, 24,000 रुपया आप देने की बात कहे, 24,000 रुपया से क्या किसी की बेटी की शादी हो जाएगी? उस 24,000 से 7 दिन के अंदर जो काम है सब पूरा हो जाएगा। इस पर पहल करनी चाहिए, और अभी भी प्रधानमंत्री को यह बात बताना चाहिए। देश जानना चाहता है कि
कि आखिर यह जो दिक्कत है, आम लोगों का दिक्कत है, कितना दिनों में यह लाइन खत्म होगा, ठीक है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को। कौशलेंद्र जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ फिलहाल कि अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी नहीं, सिर्फ आप भी की भी पार्टी हो और भी कई पार्टियां हैं। आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि आप नीति को का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया उसके आप खिलाफ हैं। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? इस पूरा 1 महीने का ये सेशन चलने वाला है, कल आपकी पार्टी क्या चाहेगी सरकार से? कई विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि जेपीसी बनना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, जांच होकर के उसमें अच्छे अच्छे लोगों को रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हर पार्टी के लोग रहें, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको रखना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत बड़े ईमानदार हो सकते हैं, हर लोग तो सारा ईमानदार नहीं, पूरा देश हो गया है। आखिर चुनाव कहाँ से लोग लड़ते हैं? हम भी लोकसभा का चुनाव लड़के आते हैं, सब लोग लड़के आते हैं। कोई बता दे कि बिना ब्लैक मनी के कोई चुनाव लड़के आता है? बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। सतीश चंद्र दुबे जी, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो स्टेट फंडिंग है इलेक्शन की, वो शुरू होनी चाहिए, यानी कि राज्य जो है वो फंडिंग करे, स्टेट जो है वो एक तरह से फंड इकट्ठा करके फिर इलेक्शन लड़ा जाए। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे के नुमाइंदे इस बारे में बात करें जो कि भारत के इतिहास में जो है अब तक सबसे महंगा चुनाव लड़ा बीजेपी ने, और वो ये कह रहे हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। किस तरह से हम इसको समझें? क्या काले धन पर नियंत्रण के लिए अगला कदम ये होने जा रहा है? देखिए, काला धन के लिए जो कदम उठाया गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, जो भी उनकी सोच है, सोच-बूझ है, राष्ट्र हित का है, और जो स्टेट लेवल की व्यवस्था होने की बात है, तो बात सही बात है कि कौशलेंद्र जी ने बताया कि बिना ब्लैक मनी का लोग चुनाव नहीं लड़ पाता है, लेकिन बहुत ऐसे भी कैंडिडेट चुनाव जीत के आते हैं जिसको पब्लिक चंदा देती है और अपने पॉकेट से चंदा देके चुनाव जिताने का काम करती है। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन बीजेपी ने तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ा, कम से कम हमने तो लड़के आया था ऐसा। हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रही हूँ मैं, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के इतिहास में अब तक इतना पैसा किसी पार्टी ने किसी चुनाव में खर्च नहीं किया जितना बीजेपी ने 2014 में खर्च किया है। ये तथ्य है ना, ऐसा नहीं है। एक मैंने पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी काफी पैसा देती है, अलग विषय है। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस भी कहीं से फंडिंग में कमजोर नहीं पड़ा था। कांग्रेस भी काफी रुपया खर्चा किया। नहीं, लेकिन ये आपकी या मेरी राय नहीं है, तथ्य है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो राय नहीं है, ये तथ्य है कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया। चलिए छोड़िए इस बात को, किस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो ब्लैक मनी है, यानी कि जो पैसा आ गया है, आप उस पर उसको तो कर्ब करना चाहते हैं, उस पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन जो सोर्स है ब्लैक मनी का, उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह से ये ब्लैक मनी का पूरा मार्केट काम करता है, पूरा बाजार काम करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है जो बीजेपी कर रही है, कि एक तरह से एक प्रोजेक्शन हो जाए, सब लोगों को ये पता चल जाए कि हमारी नीयत ये है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हाथ में कुछ ना आए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस का काम है, विपक्ष में है तो विपक्ष का काम है हर बिंदु पर कमी खोज के उंगली उठाना, और जब जहां अच्छा काम होता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां देख के विपक्षी उसको हाईलाइटेड करते ही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि ग्राहक सेवा केंद्र एक सेंट्रल बैंक का एक गांव की बात मैं बता रहा हूं कि जिस रात को 8 तारीख को घोषणा हुई और 9 तारीख को बैंक बंद रहा, लेकिन दूसरे दिन एक छोटा सा गांव से 18 लाख रुपया ग्राहक सेवा केंद्र पर जमा होता है और बड़े बड़े बैंकों में लाइन लगा रहता है कि पैसा मेरा जमा हो जाए। कहीं ना कहीं पैसा रखा गया था, पैसा मार्केट में रोटेशन में नहीं आ रहा था, और ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भी मौका दी थी गवर्नमेंट। 30 सितंबर तक 30% रुपया टैक्स लेके और व्हाइट करने की भी मौका दी थी, और गवर्नमेंट सोची समझी प्लानिंग के तहत काम कर रही है और परेशानियां हो रही है। मैं भी मानता हूं अगले एक हफ्ते में आपका क्या प्लान है? क्या कुछ राहत होगी कुछ लोगों को? परेशानी जितनी हो रही है, क्या कुछ कैसे, क्या प्लान बताइए मुझे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कल तक आपको 10,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब 24,000 रुपया एक पब्लिक को मिल रहा है। और कभी भी कौशलेंद्र जी लड़की की शादी की बात कहे, मैं मानता हूं कि अगर आप किसी भी टाइम इसको लागू करते तो परेशानियां तो होनी थी। अगर 1 महीना के बाद अगर जनवरी फरवरी से आप लागू करते तो लड़की की शादी, लड़का का शादी बहुत बड़े पैमाना पे उस समय होता है। अगर मई जून के बाद जाते तो आपको धान की खेती का समय होता तो किसान हल्ला करते। तो कभी कोई ऐसा सत्र नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कामें नहीं हो मनुष्य का, आवश्यकताएं की चीजें नहीं हो। उनको जवाब देने देते। तो परेशानियां तो होगी। एक मेरा छोटा सवाल है, इतिहास में अगर हमारा बैंक में रुपया 2 लाख जमा है,
हम बेटी की शादी करेंगे, हमें 2 लाख रुपया अगर निकालना है तो इस सरकार का कौन नियम है, कौन नियम के तहत कहता है कि हम 4,000 रुपया देंगे या 24,000 रुपया देंगे? क्या उस पैसे जो बाकी पैसा है उसका कोई सूद सरकार देगी या बैंक देगी? आप हमको बताइए। सांसद जी, देश हित की बात है, अरे देश आप का भाई, डेट अपनी हमारा लड़की की पैसा शादी की परिश्रम बढ़ा का सकते है। हैं, लेकिन देश दुबे जी, ये कोई चुनावी रैली नहीं है, ये स्टूडियो का कार्यक्रम है। यहाँ तथ्यों से बात करिए। दर्शक हमारे देख रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अगले आने वाले 2 हफ्ते में आप क्या जनता करने जा आपसे रहे भी हैं। पूछेगी और निश्चित रूप जनता से हमसे सुधार भी होगी, पूछेगी। निश्चित सही बात रूप को से यहाँ सुधार रखिए। होने जा रहा है और दिन प्रतिदिन सुधार हो रही है। लेकिन नारेबाजी से जो है वो लोगों का हित नहीं होगा। ये जो परेशानियां जमीन पर आ रही हैं, इसका आप मुझे हल बताइए कि क्या आपका रोड मैप क्या है अगले 2 हफ्ते में? कैसे कम होगा, कैसे लोगों की परेशानियां कम होंगी? हमने तो देखा है और आप भी देख रहे हैं। आज मैं लोकसभा से आने के बाद मैंने जब टीवी खोला तो देखा कि लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है और हम लोग ठीक ठाक हो रहा है व्यवस्था, और उतनी लंबी भीड़ नहीं मिल रही है यानी जो लोकसभा पहले के थी। सांसद होके आपको अपनी जनता के बारे में टीवी से पता चलता है। चलिए, ये भी खुशी की बात है। हरवीर सिंह, ये बताइए फिलहाल। मैं कल अपने कंस्टिट्यूएंसी से आया, ठीक है। मैं एक बैंक के स्तर से घूम के आया था, ठीक है। और आज की बात मैंने बताया जो लोकसभा से आने के बाद टीवी देखा तो ठीक है। बताया। हरवीर जी, बताइए, अब आने वाले 2 हफ्ते जनता ये जानना चाहती है, दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस राजनीति को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। हालांकि विपक्ष का ये आरोप है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक कदम है। ये बताइए कि आने वाले 2 हफ्ते कैसे होंगे आम लोगों के लिए? देखिए, डिपेंड करेगा एक तो किस तरीके से गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट करता है, आरबीआई और बैंक्स जो हैं, क्योंकि बहुत मैसिव कोशिश हो रही है प्रिंटिंग की, नोट प्रिंटिंग की, क्योंकि आपको रिप्लेस करना है ये करेंसी। तो लेकिन उसकी भी अपनी कैपेसिटी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो 2000 के या 500 के नोट नए छाप रहे हैं उनको इतना तेज़ी से छाप देंगे कि 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ नोट, वैल्यू नहीं, पेपर्स, वो आपको रिप्लेस करना है। उसमें से कितने नहीं आएंगे ये देखने की बात है, बट दिस नंबर ऑफ द करेंसी। तो ये आपको छापने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, और आपकी करीब करीब जो है आपकी इकोनॉमी में 12-13% का जीडीपी का कैश सर्कुलेट करता है हमारी इकोनॉमी में। दूसरे, आपका बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का, कुछ कामों में 80% तक कैश इकोनॉमी है। तो ये कैश की जो अवेलेबिलिटी है इसको सरकार बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये कैश क्रंच तो अभी जारी रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट, क्या आप कह रहे हैं जो क्यू हैं, जो पंक्तियां लगी हुई हैं, वो लंबी होंगी देखिए, अब या पंक्तियां घटेंगी? आपको हो सकता है कि मेट्रो शहरों में छोटी होती दिखे हो जाएं। लेकिन जो देश की 60-65% आबादी जो देहात में रहती है, जो सेमी अर्बन एरियाज में रहती है, उनके लिए ये मुद्दा अभी लंबे समय तक जारी रहेगा, उनको क्रंच रहेगा। दूसरा बड़ा इशू है कि जो धंधे कैश से होते थे, आपने कहा कि करंट अकाउंट में 50,000 रुपया आप निकाल सकते हैं। अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं 100 वर्कर काम करते हैं और उनको वीकली भी वो पेमेंट करते हैं, तो 50,000 से कैसे पेमेंट करेगा वो व्यक्ति? इट मीन्स बहुत सारे काम धंधों में लेबर वापस जा रही है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हाल्ट हो रहा है, वो आपका गारमेंट में होगा, वो आपका डेयरी सेक्टर में होगा, इवन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होगा, मंडियों में काम बंद हो रहे हैं। तो ये सरकार के ऊपर दबाव आएगा कि ये लिमिट किसी तरीके से बढ़ाए, क्योंकि आम आदमी का भी जो 4,500 रुपया का फंडा है, या आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसमें आप एक सप्ताह में 24,000 रुपया निकाल सकते हैं, तो उसमें जो बड़ी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? तो ये अभी समय बिल्कुल समाप्त हो गया। आखिरी सवाल एक जयवीर शेरगिल जी से पूछना चाहूंगी। जयवीर जी, बताइए, फिलहाल कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप ये लग रहा है कि अभी विपक्ष में चूंकि आप हैं तो आपत्ति खड़ा करने के लिए आपत्ति खड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब लगातार आपकी सरकारें रही, आज़ादी के बाद से जाहिर है कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, तब आपने लगातार इस बात को जो है प्रोत्साहन न दिया हो, तब भी कम से कम रोकने की कोशिश नहीं की, लोग काला धन जमा करते रहे। लेकिन अब जब आप विपक्ष में हैं तो आवाज़ उठा रहे हैं। ये बताइए अब आने वाले दिनों में संसद में आप सरकार से क्या चाहेंगे? आज तो हमने देखा काफ़ी नाटकीय ढंग से जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता जो है प्रधानमंत्री को घेर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन क्या जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी भी करेगी? 3 स्पष्ट मांगे हम रखने वाले हैं और हमने रखी भी है। सबसे पहले, सरकार किसी आर्थिक आधार पे हमें समझाए कि ये निर्णय से काला धन कैसे खत्म होगा, और अगर खत्म होगा तो आम जनता के बैंक अकाउंट में इस काले धन का कितना हिस्सा आएगा, पहला। दूसरा, हमने जेपीसी की मांग मांगी है कि एक राजनीतिक चाल थी, आपने अपने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था, हमारे पास सबूत हैं, तो प्रधानमंत्री जी उन्होंने खुद घोषणा दी, खुद सांसद में आए और बयान दें, क्योंकि हम उनको केवल टीवी पे देखते हैं और सांसद में जब जवाब देने की बारी होती है तो वो गायब हो जाते हैं।
तीसरा, आज हम आरबीआई ने स्टेटमेंट दी है कि केवल अनुमान है कि 10 लाख करोड़ वापस आएगा, तो इसका मतलब 5 से 6 लाख की करेंसी हमारे खर्चे पे छापी जाएगी, और वो जो छापी जाएगी उससे कितने उद्योगपतियों के लोन वेव ऑफ होंगे वो भी आप देखेंगे। अगर ये हुआ तो हम सरकार का निर्णय को पूरा अखंडित करते हैं कि हमें जनता को कतार में खड़े करके उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। इससे काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं, इससे अपने उद्योगपति दोस्तियों को मदद करने का एक अजीब तरीका उन्होंने जो ये इन्वेंट किया है वो है, और इसका पर्दाफाश हम सांसद और सड़क दोनों। जी, आप संसद में करेंगे, सड़क तक भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। हालांकि बीजेपी का दावा यह है कि 3 लाख करोड़ जो है वो अब तक जमा हो चुका है और आगे भी इस तरह से पैसा जमा होने की गारंटी कम से कम बीजेपी के लोग दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी और आने वाले दिनों में, अभी ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था जरूर धीमी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हालांकि ये साबित होना अभी बाकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।